नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्र यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की, चूँकि ये सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, तो लाजमी है कि इस नगरीय सभ्यता का व्यापार भी दूसरी जगहों से होता होगा, क्योंकि किसी जगह को हम नगर कैसे कह सकते हैं जब वो स्थल व्यापार की दृष्टि से, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से मजबूत होगा। और एक चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पर यह बता दूं कि आर्थिक स्थिति वो एक ऐसी संकल्पना है, वो एक ऐसी चीज़ है जो सामाजिक स्थिति को, राजनीतिक स्थिति को भी बदलने की क्षमता रखती है। तो आर्थिक स्थिति जब किसी स्थल की मजबूत होती है तो उस जगह की सामाजिक स्थिति भी मजबूत होती है, उस जगह की राजनीतिक स्थिति वो भी मजबूत होती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब ये नगरीय सभ्यता थी, जब वहाँ पर बाकायदा सड़कें, पक्की सड़कें, पक्की नालियाँ, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, दुर्ग, बस्तियों को एक समकोण में, आयताकार में सड़कें समकोण पर काटती थीं और इस सभ्यता के नगरों का व्यापार भी होता था। बाह्य व्यापार और आंतरिक व्यापार दोनों होता था, क्योंकि व्यापार का सीधा सा मतलब यह है कि जब कुछ वस्तुएं, कुछ पदार्थ, कुछ चीज़ें हमारे पास नहीं होंगी तो हम उसका आयात करते हैं, कच्चे माल का आयात करते हैं, क्योंकि ये भी एक तरीके से आर्थिक दृष्टि से एक बात है कि अगर हमें किसी वस्तु का निर्माण करना है, क्योंकि आर्थिकी में, अर्थशास्त्र में उत्पादन भी एक बहुत बड़ा प्रमुख एक रीज़न कह सकते हैं, एक तरीका है, क्योंकि जिस जगह पर उत्पादन होगा वहीं लोग विकसित होंगे, वहाँ की अर्थव्यवस्था ही मजबूत होगी। तो ये जो नगरवासी थे हड़प्पा के, ये उत्पादन भी करते थे, और उत्पादन के लिए कुछ ऐसा भी होता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें हमें बाहर से आयात भी करनी पड़े। तो उस दौरान भी आयात होता था, और ये आयात देश के अंदर, आज के वर्तमान जो हमारा भारत देश है, और अगर हम प्राचीन इतिहास को पढ़ें तो प्राचीन इतिहास में पूरा काबुल, पाकिस्तान का एरिया, जहां से जो एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारे इस अखंड भारत का ही हिस्सा था, वहां से भी यहाँ के इस सभ्यता के हड़प्पावासी जो हैं वो व्यापार किया करते थे। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि इस सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो फारस, ईरान में जो फलती फूलती है, मध्य एशिया की जो सभ्यता थी, जिसे सुमेरियन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, उससे भी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार होता था। और इसके कई सारे प्रूफ हैं। यहाँ की मोहरें, यहाँ की वस्तुएं वहाँ मिलती हैं फारस में, और वहाँ की वस्तुएं यहाँ पर मिलती हैं। मगन, मेलुहा, दिलमुन जैसे स्थलों की बात की गई है। तो ये तो एकदम सत्य है कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो व्यापार करते थे, दूसरी सभ्यताओं से व्यापार करते थे, सुदूर देशों से व्यापार करते थे। अब व्यापार के तरीके कौन कौन से हो सकते हैं? व्यापार के तरीके थल मार्ग से भी हो सकते हैं, जल मार्ग से भी हो सकते हैं, लेकिन आपको जानकारी होगी कि अभी भी अगर भारत का व्यापार मध्य एशिया से बात करें, व्यापार की स्थिति को देखें, तो इसका मार्ग जो है 90% जो है व्यापार हमारा जल मार्ग से ही होता है। और जब जल मार्ग से होगा तो वहाँ पर बंदरगाह स्थापित होंगे, बंदरगाहों का निर्माण होगा। तो आज भी हमारे देश का व्यापार, अगर हम मध्य एशिया, जब हम ओमान की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, ईरान की बात करें, तुर्कमेनिस्तान की बात करें, ये कतर से की बात करें, तो इन देशों के साथ हमारा जो व्यापार होता है वो पूरा का पूरा जल मार्ग से होता है। तो सोचिए, कल्पना करिए कि उस दौरान भी, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान भी जो हमारा व्यापार होता था वो जल के रास्ते से होता था। तो सवाल ये उठता है कि जिस तरह से आज बंदरगाह स्थापित हैं, आधुनिक युग में जिस तरीके से सुविधाएं, संसाधन बढ़ गए हैं, क्या उस तरीके के संसाधन उस समय भी मौजूद थे? आज की तरह उस समय संसाधन मौजूद तो नहीं थे, लेकिन फिर भी मौजूद थे कुछ स्तर पर। जैसे अगर बात करें हम लोथल की, तो लोथल एक डाकयार्ड है, और ये डाकयार्ड
क्यों कहा गया? क्योंकि डॉकयार्ड में जो जो चीजें रहती हैं वो सभी प्रकार के जो साक्ष्य हैं वो इस स्थल से मिले हुए हैं। और इसकी खोज जो है गोवा का जो एक संस्था है, उस संस्था ने जब यहाँ पर खोज की तो बहुत सारी ऐसी वस्तुएं मिली हैं जो ये कहती हैं, वो बताती हैं कि ये स्थल जो है एक बंदरगाह था, एक डॉकयार्ड था। और ये बात एकदम सत्य है कि जो लोथल था वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया सर्वप्रथम ज्ञात एक बंदरगाह था, जो कह सकते हैं कि इस नगर, इस सभ्यता के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता था। क्यों? क्योंकि हमारा व्यापार अगर मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता से करना है तो हमें जल मार्ग से ही जाना पड़ेगा। अब जल मार्ग से जाने के लिए नाव जैसी संरचना भी रही होंगी, बिल्कुल, क्योंकि आप बहुत सारे साक्ष्य देखते हैं जहां पर नाव जैसी संरचनाओं के चित्र, नावों के चित्र मिलते हैं। तो ये लोथल एक बंदरगाह था और ये बंदरगाह से व्यापार होता था, मेसोपोटामिया की सभ्यता से होता था। तो यहां सवाल ये उठता है, फिर ये कैसे पता चला कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से व्यापार होता था? क्योंकि लोथल में फारस की मोहरें मिली हुई हैं। इससे साबित होता है कि हां, यहां से व्यापार होता था। कपास की गांठें मिली हुई हैं, उनके ढेर मिले, ऐसी वस्तुएं मिली हुई हैं जिनसे यह अंदाजा लगता है कि हां, ये एक व्यापारिक स्थल था, एक बंदरगाह था। तो बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिलते हैं। तो हम इतिहास को कनेक्ट करके, कनेक्टिविटी बढ़ा करके पढ़ सकते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में जो आधुनिक युग चल रहा है, वर्तमान की जो समय है, वर्तमान के समय से जोड़ करके उस समय को भी हम देख सकते हैं कि हाँ, आज ऐसे हो रहा है तो क्या ऐसे होता था? हाँ, होता था, ऐसे आप देख सकते हैं। तो इसीलिए मैं हर बार कहता हूं और कई वीडियो में मैं कह चुका हूं कि रटिए मत बल्कि समझिए। पढ़ा क्यों जाता है? ताकि सीखा जा सके। सीखा क्यों जाता है? ताकि चीज़ों को समझा जा सके। और समझा इसलिए जाता है ताकि हम विकास कर सकें, उन्नति कर सकें। और जब आप इस फार्मूले के द्वारा अपना अध्ययन, स्टडी करना शुरू करेंगे तो आपकी मंजिल आपको बहुत ही नज़दीक नजर आएगी। इसलिए तथ्यों को रटना बंद करिए, बल्कि चीज़ों को कनेक्ट करके, जोड़ के, समझ करके सीखना शुरू करिए। पढ़िए मत बल्कि सीखिए। जिस दिन आपने ये करना शुरू कर दिया, आपकी बहुत सारी समस्याएं स्वतः ही हल हो जाएंगी। तो हम आइए बात करते हैं इसी लोथल नामक डॉकयार्ड की, बंदरगाह की, कि इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, इसकी विशेषता क्या है और इस स्थल से कौन कौन से पुरातात्विक साक्ष्य मिले हुए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं लोथल के बारे में। लोथल का एक शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। अब बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, जो वीडियो देख रहे होंगे, उनको ये लग रहा होगा कि ये कैसे, यहां पर तो गलत बता रहे हैं, क्योंकि मोहनजोदड़ो को बोला जाता है, इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, लेकिन यहां तो लोथल के बारे में बताया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो लिखा हुआ है ये गलत नहीं है। मोहनजोदड़ो का भी शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला, लेकिन वो सिंधी भाषा में होता है। जब हम लोथल की बात करेंगे, ये गुजरात का एक स्थल है और गुजराती भाषा में लोथल का अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो ये संयोग है कि इन दोनों स्थलों का शाब्दिक अर्थ एक ही है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिए। तो लोथल का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। अब इसकी अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करें, बहुत सारे लोग तो ये सोच रहे होंगे कि जल्दी हट स्क्रीनशॉट लेना है ना? बिल्कुल परेशान मत होइए, बाद में ले लीजिएगा। तो आइए बात करते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति की। तो भौगोलिक स्थिति क्या है इसकी? अहमदाबाद जिले में सरगवाला नामक गांव के समीप भुगवा नदी पर के तट पर एक खंभात की खाड़ी के समीप स्थित है। यह इसकी भौगोलिक स्थिति। हालांकि इसका मैं आपको मैप भी यहां पर दिखा दूंगा। तो ये इसकी क्या है? भौगोलिक स्थिति है। अहमदाबाद जिले में कौन सा जगह है? सरगवाला नामक एक गांव है, उसी के समीप एक नदी बहती है जिसका नाम भुगवा नदी है, और इसी के तट पर खंभात की खाड़ी के समीप ये स्थल लोथल स्थित है। ठीक है, अब इसकी कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं। इसे मिनी हड़प्पा, मिनी मोहनजोदड़ो भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो चीजें, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा और लोथल में साम्यता पाई जाती है, और इसी वजह से इसको लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं, इस नाम से भी पुकारा जाता है। और
पश्चिमी एशिया से व्यापार हेतु एक ये प्रमुख केंद्र था। पश्चिमी एशिया, और पश्चिमी एशिया में कौन से देश आएंगे? जो देश मैंने पहले आपको गिनाए, वही सारे के सारे देश, इराक, ईरान, अमन, ओमान जो है, सऊदी अरब है, कतर है, ये जो देश हैं यही आपके पश्चिमी एशिया में आते हैं। ठीक है, तो ये जो है पश्चिमी एशिया से व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था, और माना जाता है कि ये बंदरगाह शहर 2200 ईसा पूर्व में बनाया गया था। लगभग 2200 ईसा पूर्व में इस स्थल को बनाया गया था। इसका मतलब ये कृत्रिम बंदरगाह रहा था। ठीक है, ये प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, याद रखिए। एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता के या लोथल के निवासियों ने इस लोथल नामक स्थल पर इस बंदरगाह का निर्माण किया था, इसलिए ये सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम ज्ञात कृत्रिम बंदरगाह है या डॉकयार्ड है। लोथल 2014 में इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों के रूप में भी नामित किया गया था। तो अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अभी तक भारत में कुल मिलाकर के 40 विश्व धरोहर स्थल बनाए जा चुके हैं, उनको ये स्थान दिया जा चुका है यूनेस्को के द्वारा। और 40वां जो विश्व धरोहर स्थल था वो धौलावीरा था। यह भी एक सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत ही महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, जिसके बारे में हमने बात की थी। मैंने यह भी बताया था कि 39वां विश्व विरासत स्थल जो है वो रामप्पा मंदिर को यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया था। ठीक है, तो धौलावीरा जो है वो 40वां है। 2014 में लोथल को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। अब यूनेस्को के बारे में भी थोड़ी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1945 ईस्वी को हुई थी, और भारत इसका सदस्य बना था 1946 ईस्वी में। अच्छा, ये आपसे पूछा जा सकता है यूनेस्को में कुल मिलाकर के कितने सदस्य देश हैं? तो 195 सदस्य देश हैं, और यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय घटक है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य क्या होता है कि ये जो है विश्व में शिक्षा के बारे में, संस्कृति के बारे में काम करता है, और ऐसे स्थल जो सांस्कृतिक धरोहर हैं उनके संरक्षण के लिए भी ये काम करता है। ठीक है, इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ये आपसे पूछ लिया जाता है, हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस में, लेकिन इसकी स्थापना लंदन में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में कहां हुई थी? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस, फ्रांस में है। ठीक है, और ये जो है भारत इसका सदस्य देश बना था 1946 में। कुल मिलाकर के 195 सदस्य देश हैं। आंद्रे एजोले इसके क्या हैं? डायरेक्टर जनरल। आंद्रे एजोले इसके डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सामान्य जानकारी आपको यूनेस्को के बारे में होनी चाहिए। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह शहर था। ठीक है, सबसे फेमस एकमात्र ये बंदरगाह शहर था। आइए अगर खोजकर्ता की बात करते हैं तो रंगनाथ राव, SR राव कहीं कहीं पर आपको बुक्स में मिलेगा। तो SR राव ने 1955 से 1962 के दौरान इस स्थल का व्यापक उत्खनन कराया, जहां से बहुत सारे पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो हम इन पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में भी बात कर लेते हैं। हाँ, इन पुरातात्विक साक्ष्यों पर बात करने के पहले एक चीज इंपॉर्टेंट है जो इसकी विशेषताओं में है कि ये नगर, यहां से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस पुरातात्विक स्थल या उस सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल का नाम बताइए जो एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। अर्थात इसका जो दुर्ग वाला था बस्ती और इसका जो सामान्य नगर वाला बस्ती था, वो दोनों एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। वो स्थल है लोथल। ठीक है, तो गढ़ी जिसे दुर्ग वाला कहते हैं, जिसे हम दुर्ग टीला कहते हैं, उसको कई जगह पर गढ़ी भी दे दिया गया है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, गढ़ी का मतलब वही है दुर्ग टीला, और एक सामान्य नगर। ठीक है, ये पूर्वी और ये पश्चिम में स्थित होता था, पश्चिमी दिशा में रहता था। तो ये दोनों स्थल जो हैं, ये दोनों बस्तियां एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे रहते थे। तो ये कहां पर होता था? ये लोथल नामक स्थल की ये जो है संरचना थी। ठीक है, तो ये इसको आप जरूर जानते रहिए। प्राप्त साक्ष्यों की बात करें तो पकी ईंटों का एक बंदरगाह मिला हुआ है। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया कि बंदरगाह ही है। युगल समाधान मिला हुआ है जिसमें पुरुष व स्त्री के शव एक साथ दफनाए गए हैं, इसका साक्ष्य मिलता है। धान व बाजरे का साक्ष्य भी यहां से मिलता है।
फारस की मोहरें, फारस जो है ईरान का प्राचीन नाम है, ठीक है, और फारस की घाटी भी है, और ये फारस, इराक और ईरान जो है मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत ही आते थे। तो फारस अर्थात ईरान की जो मोहरें हैं, अर्थात मेसोपोटामिया सभ्यता की जो मोहरें हैं, वो यहां से प्राप्त हुई हैं, लोथल से। तभी तो पता चलता है कि व्यापार होता था वहां से। और पक्के रंग से रंगे हुए पात्र भी प्राप्त होते हैं। एक हाथी दांत का पैमाना, अर्थात हाथी दांत का एक स्केल, तथा एक सीप का बना पैमाना कहां से मिलता है, वो भी लोथल नामक स्थल से मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जरूर याद रखनी चाहिए। रंगाई का कुंड, अर्थात जहां पर कपड़ों को रंगा जाता था, तो रंगाई का एक कुंड भी था। यह कुंड का मतलब क्या हो सकता है, ऐसी संरचना जहां पर कपड़ों को रंगा जाता रहा होगा, तो एक कुंड मिला हुआ है। और सूती वस्त्र के साक्ष्य भी यहां से मिलते हैं। आटा पीसने वाली पत्थर की चक्की भी यहां से मिलती है, ठीक है। मनके बनाने का कारखाना, मनके का मतलब क्या होता है, आभूषण, तो आभूषण बनाने का कारखाना भी लोथल से मिलता है। नाव के चित्रयुक्त मुहर मिलती है, कांसे की सुई मिलती है, और अलंकृत ईंटों का प्रयोग भी इस स्थल में किया गया था। खिलौना नाव मिलती है, और शंख का चित्र भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये प्रमुख साक्ष्य हैं, प्राप्त साक्ष्य हैं कहां के, लोथल के। तो लोथल के बारे में मैंने वो सारी की सारी जानकारी दी है जो हो सकता है आपको किसी एक बुक्स में ना मिले, और कोशिश मेरी यही रहती है कि यहां पर जो डाटा आपको दिया जाए वो एकदम ऑथेंटिक हो, आपको कंफ्यूजन ना हो। आप कितनी भी बुक्स पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं उन्हीं बुक्स, ऑथेंटिक बुक से मैटर लेता हूं, किसी एक बुक से नहीं पढ़ता हूं। कई सारी बुकों को पढ़ने के पश्चात मैं आपको यहां पर ही मैटर देता हूं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। अगर आप यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ या यूपीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि जितने भी वनडे एग्जाम हैं उनके लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो इसी तरीके से देखते रहिए, हमारा सहयोग करते रहिए। वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको पसंद आया हो। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। जो कुछ और अन्य नगर हैं उनको मैं बहुत जल्दी ही कोशिश करूंगा कि सारे के सारे नगर समाप्त करके हम आगे बढ़ें। सिंधु घाटी की सामाजिक स्थिति क्या थी, उसकी कृषि क्या था, पशुपालन की व्यवस्था कैसी थी, इन सारी चीजों पर हम आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक चीजों पर बातचीत करने वाले हैं। उसके पश्चात हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता की। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।